हेलो फ्रेंड। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी साइंस का बायो पार्ट। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राणियों में श्वसन, फेफड़ा, फुफ्फुस, श्वासकोश, लंग्स, श्वसन यानी रिस्पायरेशन। आपको क्या करना है, सबसे पहले 6 to 12 तक की बुक पढ़ लेने हैं अच्छे से। उसके बाद ही आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये सारे की पॉइंट समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले आता है ब्रीथिंग यानी श्वासोच्छ्वास, सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी गैसों का विनिमय। जो गैसों का विनिमय करते हैं, यानी हम सांस लेते हैं और फिर सांस को छोड़ते हैं, उसको ब्रीथिंग कहते हैं। नेक्स्ट है श्वसन, रिस्पायरेशन। श्वसन कैसे करते हैं हम? नोज में नासा छिद्र होते हैं जिसमें सबसे पहले गैस प्रवेश करती है, फिर इससे नासा गुहा में जाती है और उसके बाद ग्रसनी से होते हुए श्वास नली में जाती है, उसके बाद ब्रांकी में, ब्रांकी से होते हुए फेफड़ों में गैस प्रवेश किया करती है, यानी फेफड़ों में गैस प्रवेश करती है। उसके बाद फेफड़ों में गोल गोल गुब्बारे की तरह संरचना पाई जाती है जिसे एल्वोली या कूपिका कहते हैं। अब कूपिका में गैस जमा हो जाती है और इसके बाद रक्त नलिका O2 को ले जाती है, यानी जो कूपिका है इससे रक्त नलिकाएं जुड़ी होती हैं जो इसमें से ऑक्सीजन को ले जाती हैं, हृदय से होते हुए अंगों तक जाती हैं ये। उसके बाद फिर ऊतकों की कोशिकाओं में मौजूद सेलुलोज को O2 जलाता है, यानी जब ये O2 ऊतक में यानी सेल में टिश्यू में पहुंच जाते हैं तो उसमें जो ग्लूकोज उपस्थित होते हैं वो O2 यानी ऑक्सीजन को जलाते हैं। फिर ग्लूकोज टूटने के बाद एनर्जी एटीपी के रूप में ही एनर्जी निकलती है, बनती है, को बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अपशिष्ट के रूप में शरीर के बाहर निकाल देता है। जो ये पूरा प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को श्वसन कहते हैं। आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, आप एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। श्वसन 2 प्रकार का होता है, पहला ऑक्सी श्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा अनॉक्सी श्वसन एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सी श्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन। इसमें क्या होता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड H2O यानी जल और एनर्जी ATP के रूप में एनर्जी बनाते हैं। 36 ATP बनती है इसमें। ये जो ATP है यही एनर्जी का फॉर्म होता है, यानी ATP के रूप में ही एनर्जी बनते हैं। ये 2 जगह संपन्न होता है, पहला साइटोप्लाज्म में जिसको ग्लाइकोसिस कहते हैं, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में जिसको कर्ब साइकिल कहते हैं। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का पूर्ण विघटन होता है। इसमें अधिकतम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह समानता जंतु एवं पादप दोनों में होता है। ग्लाइकोसिस क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोसिस क्या है, तो ग्लूकोज का अंतिम मॉलिक्यूल टूटकर लास्ट प्रोडक्ट पायरोविक एसिड बनाता है जो 2 ATP ऊर्जा बनाता है, इसको ग्लाइकोसिस कहते हैं। कर्ब साइकिल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, 36 ATP का निर्माण होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अवायवीय श्वसन, अनाक्सी श्वसन या एनारोबिक रिस्पायरेशन। अनाक्सी श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज जो कि साइटोप्लाज्म और ग्लाइकोसिस की प्रेजेंस में 2 एथेनॉल या एथिल अल्कोहल प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP का निर्माण करता है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खाद्य पदार्थों का आंशिक विघटन होता है। इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है और सिर्फ साइटोप्लाज्म की भूमिका होती है। एग्जाम्पल के लिए कवक, जीवाणु, एंडोपैरासाइट आदि। औद्योगिक स्तर पर अवायवीय श्वसन के प्रयोग को किण्वन कहते हैं। किण्वन का उपयोग कहाँ होता है? बेकरी उद्योग और अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। मांसपेशियों में थकान और आलस का कारण भी अवायवीय श्वसन ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लंग्स यानी फेफड़ा। स्ट्रक्चर से हम इसको देखेंगे। ये हमारा माउथ है जहाँ पे नोज होता है और नोज में नासा छिद्र पाए जाते हैं। ये नोज कैविटी यानी नासा गुहा है, ग्रसनी, फिर एपिग्लाइटिस और इससे होते हुए ऑक्सीजन अंदर यानी जो वायु होती है, गैस होती है, वो अंदर आती है, लैरिंग्स। इसके बाद ये ब्रोंकी है, ये जो संरचना है इसे ब्रोंकी कहते हैं। यहाँ पे ये लंग्स है और ये रिब्स होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं उसे रिब्स कहते हैं। ये जो गोल संरचना है उसको एल्वोलिक ट्रिसिका कहते हैं और ये लंग्स है। और ये स्ट्रेनम है और डायाफ्राम। जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उसमें जो डायाफ्राम होते हैं इसमें ये फूलता है और सिकुड़ता है, यानी इसमें संकोचन की क्रिया होती है। इसके बाद टाइडल वॉल्यूम क्या है, तो सामान्य तौर पर सांस लेने और छोड़ने के समय वायु का आयतन, उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये कितना होता है? 500 ml होता है।
अगर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पूछता है कि क्या होता है, तो इसमें सामान्य शोषण के बाद बलपूर्वक ली जाने वाली गैस की मात्रा, ये मात्रा कितनी होती है 3000 ml। इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सामान्य शोषण के बाद बलपूर्वक निकाली गई वायु की मात्रा, और ये होता है 1100 ml। उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम, ये 1200 ml होता है बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में जो बची वायु होती है। उसके बाद टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी जो लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है 5.8 लीटर। नेक्स्ट है श्वसन रिस्पायरेशन। इसका पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम स्ट्रक्चर से समझेंगे। ये कोशिका है, ये हार्ट है जिसके 4 चैम्बर हैं, और ये सेल है। सबसे पहले ऑक्सीजन कोशिका में आता है जिसे पल्मोनरी वेन्स द्वारा ये लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होता है, इस वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन पहुंचता है। यहाँ से सिस्टेमिक आर्टरी के द्वारा सेल में पहुंचता है। यहाँ पे ग्लूकोज पहले से उपस्थित होता है जो ऑक्सीजन को जलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है, फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं अलिंद में जाता है, और सिस्टेमिक आर्टरी में क्या होता है, हृदय के बाएं नीले से कोशिका में ऑक्सीजन ले जाता है। जो ये पूरा प्रोसेस होता है इसमें प्योर ब्लड बनता है जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। फिर उसके आगे का प्रोसेस है जिसमें कोशिका है, हार्ट है और सेल। इससे पहले मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर में कि कोशिका से ऑक्सीजन यहाँ आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रियम में, और उसके बाद सेल में। सेल में सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला था, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब ये स्टेमिक वेन्स के द्वारा राइट एट्रियम में पहुँचता है, और फिर राइट एट्रियम में बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में जाता है, और ये राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी जिसको कोशिका में ले जाता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। जो पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड के दाएं नीले से फेफड़े तक ले जाते हैं, और सिस्टेमिक वेन्स होता है यह सेल से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड का हृदय के दाएं अलिंद में ले जाता है। इस प्रोसेस में इम्प्योर ब्लड होता है जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जंतुओं में श्वसन। स्तनधारी, डाल्फिन और व्हेल ये जो होते हैं श्वसन फेफड़े द्वारा लेते हैं। पक्षियों में श्वसन फेफड़े से होता है। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स में फेफड़ों से होता है। उभयचर मेढक ये फेफड़े से, क्लोम से और स्किन से, यानी ये तीनों से श्वसन करता है। झींगा ये गिल्स यानी क्लोम के द्वारा श्वसन करता है। केचुआ स्किन द्वारा करता है। बिच्छू ये बुक लंग्स के द्वारा श्वसन करता है। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिच्छू किसके द्वारा श्वसन करता है या फिर केचुआ किसके द्वारा श्वसन करता है, तो ये सारा आपको याद रखना है अच्छे से। आज का जितना भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। मैं आपको पूरे नोट्स दिखा रही हूँ। आपको परेशान नहीं होना ज़्यादा, ना ही बहुत सारे नोट्स बनाने हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट हैं इसमें है, नोट्स में मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है। आप उसको बनाइएगा, बुक को पढ़िएगा और उसके बाद बार बार अपने नोट्स को रिवाइज़ करिएगा। आपका अपना नोट्स ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अगर नोट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।